Organic chemistry, it is the branch of uh, chemistry which deals with the study of carbon containing compound. The first organic compound is the urea. Urea is the first organic compound which is introduced by scientist Vollard. Okay, so Vollard ने first इंट्रोड्यूस किया, Vollard. Okay, first organic compound. Later on they are studied various compound. Okay, उसके बाद various compound का discovery हुआ 19th century के शुरुआत में. Okay, तो उसके बाद acetic acid discover हुआ. उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे 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 आते चले गए और केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच बन गई. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशल, इसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसके कंपाउंड्स की एक स्पेशलिटी होती है. तो इसीलिए केमिस्ट्री की एक स्पेशल ब्रांच बनानी पड़ी और उसको नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. ओके, चलो अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हम कौन से कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बता सकते हैं, मतलब उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट आवर हेडिंग इज द properties of organic compounds. Okay, so write down heading properties of properties of properties of organic compounds. Properties of organic compounds. Organic compounds की properties कौन सी होती है? तो सबसे पहले और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो देखेंगे. सो इट कंटेन्स द एलिमेंट, इट कंटेन्स इट कंटेन्स द एलिमेंट्स. उसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मेनली, ओके, देखो, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर भी हो सकता है. सो दीज आर सम, फॉस्फरस भी हो सकता है. देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 एलिमेंट्स किसके साथ कंबाइन, तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों तो फिक्स है. कार्बन हाइड्रोजन ये तो फिक्स है, उसके साथ कभी नाइट्रोजन आ सकता है, उसके साथ कभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या फिर फॉस्फोरस आ सकता है. ठीक है. अगर ये कंपाउंड, मतलब अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, अगर ये कंपाउंड कार्बन के साथ कंबाइन है तो उसको हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. समझ में आ रहा है? ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं कि जिसमें ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कंपाउंड्स ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे. हमारे सेकंड प्रॉपर्टी है इट मेनली कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड. it mainly contains it mainly contains covalent bond. उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है. कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज ए वोलेटाइल. वोलेटाइल, ये कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? वोलेटाइल होते हैं. वोलेटाइल मतलब क्या? जो कि हवा में उड़ जाते हैं. मतलब क्या? आपने पेट्रोल कभी देखा है? पेट्रोल पेट्रोल अभी आप लोगे हाथ में, तो आपके हाथ में रहता है क्या पेट्रोल? रहता है? नहीं रहता. अल्कोहल आपने देखा होगा या फिर डीजल आपने देखा होगा. ठीक है. हाँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वोलेटाइल होते हैं, मतलब वो मैक्सिमम केसेस में उनको स्टोर करना पड़ता है, क्लोज बॉटल में उनको स्टोर करना पड़ता है. ठीक है. दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. पानी में ये ज्यादातर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. सो राइट डाउन they are insoluble in water. insoluble in water, पानी में soluble नहीं होंगे. insoluble in water, but soluble in organic solvents. But soluble in organic
सॉल्वेंट, वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे। इट शोज द फिनोमिना ऑफ, नेक्स्ट, इट शोज, it shows the the phenomenon of isomerism। ये क्या बताएंगे, आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन दिखाएंगे। ओके, आइसोमेरिज्म, ये वर्ड सुना है आपने पहले कभी, आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म वर्ड सुना है आपने कभी? अभी तक नहीं सुना होगा। ओके, तो अभी तक नहीं सुना होगा तो कंपाउंड, दे हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे पूरा आइसोमेरिज्म। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, इट शोज द, इट शोज कैटेनेशन, इट शोज कैटेनेशन, वो क्या बताते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो क्या दिखाते हैं, कैटेनेशन। व्हाट इज मीन बाय कैटेनेशन, आप लोगों के बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि कैटेनेशन मतलब कैटलिस्ट से कुछ तो रिलेटेड होगा, वैसा नहीं है। कैटेनेशन मीन्स सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कैटेनेशन क्या होता है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है तो उनकी एक चेन बन सकती है। सो कैटेनेशन मतलब क्या होता है, द सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, द सेल्फ कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज द कैटेनेशन। ओके, सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ माय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारी अगर प्रॉपर्टी अगर कोई कंपाउंड दिखाता है तो वो कंपाउंड हमारा कौन सा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, यस और नो? ओके, तो उसमें क्या होते हैं, पहले ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वोलेटाइल होते हैं ये सारे कंपाउंड्स, इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म दिखाते हैं और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ये सारे कंपाउंड्स दिखाते हैं, ठीक है। ओके, अभी हमने, मैंने बताया कि जैसे मैं ये टॉपिक है दो पार्ट में ले रहा हूँ, पहले मैं लूंगा प्यूरिफिकेशन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम प्यूरिफिकेशन कैसे होता है ये देखेंगे, उसको कलेक्टिवली प्योर कैसे किया जाता है फिजिकली, ये सारे मेथड आपके टेक्स्ट बुक में है, डिटेल में एक एक करके देखेंगे, डिटेल में हम पूरा स्टडी करेंगे। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन की बहुत सारी टेक्निक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यूरिफिकेशन अच्छे से समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। प्यूरिफिकेशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, देखो प्यूरिफिकेशन क्यों करेंगे, अगर कोई कंपाउंड इम्प्योर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कोई इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब क्या होना चाहिए, उसमें कोई मतलब अदर सब्सटेंस होना चाहिए। ओके, उसमें कोई अदर सब्सटेंस मतलब वो कंपाउंड छोड़ के अगर कोई अदर सब्सटेंस है तो वो इम्प्योर कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो इम्प्योर का, हम कंपाउंड का प्योर करने के लिए हम बहुत सारे मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो पहले मेथड हम जो देखने जा रहे हैं वो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो इम्प्योर जो कि हमारा सॉलिड होगा, अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉलिड है और वो इम्प्योर है, और वो इम्प्योर है, तो हम पहले जो टेक्निक यूज करेंगे वो टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक होती है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ओके, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। ओके, हाँ, तो अच्छे से समझ लो क्या होता है इम्प्योर कंपाउंड। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है, एक ये इम्प्योर कंपाउंड है मेरे पास। इम्प्योर मतलब क्या होता है, इम्प्योर मतलब, मगर अभी आप इमेजिन कर लो कि सॉल्ट है, अभी सॉल्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से तरह समझ में आए, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्प्योर कंपाउंड है। अभी इम्प्योर मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटी नहीं होती उसमें, उसमें अबाउट 70% तो हमारा मेन कंपाउंड होता है जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, और बाकी 30% क्या होगा, कचरा होगा या फिर अदर कुछ मटेरियल होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो इम्प्योर कंपाउंड लेंगे उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, उसको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। सो प्लस में क्या करूंगा, ये मेरा सुटेबल सॉल्वेंट है, उसमें मैं क्या करूंगा, उसको डिसॉल्व करूंगा। दिस इज माय सॉल्वेंट, ठीक है। ये आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्वेंट कैसा चूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये ऐसा सॉल्वेंट चूज करना है कि जिसमें इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होने चाहिए, सिर्फ मेरा कंपाउंड डिसॉल्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं।
जो मेरा इम्प्योर कंपाउंड है वो मैं ऐसे कंपाउंड में डिसॉल्व करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड डिसॉल्व होना चाहिए, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर सॉल्ट, देखो आप इमेजिन कर लो कि अगर मेरे पास नमक है, अगर मेरे पास सॉल्ट है, तो सॉल्ट, सपोज आप कंसीडर कर लो कि सॉल्ट में कुछ तो मिट्टी गिरी है, बराबर, सॉल्ट में कुछ तो मिट्टी गिरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसको पानी में डिसॉल्व कर दूंगा, बराबर, उसको पानी में डिसॉल्व कर दूंगा। अगर मैं उसको पानी में डिसॉल्व कर दूंगा, उस पानी में क्या डिसॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या डिसॉल्व हो जाएगा, यस, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। पानी में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। मिट्टी पानी में डिसॉल्व होगी क्या, यस, नहीं होगी, बराबर। तो मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, तो ये मेरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसमें क्या होगा, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये इम्प्योर एंड ये सॉल्वेंट, तो ये मेरा पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन मैं लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या डिसॉल्व होगा, सिर्फ सॉल्ट डिसॉल्व होगा, मिट्टी डिसॉल्व नहीं होगी। ओके, तो अभी ये जो सॉल्यूशन में क्या करूंगा, इसको ना थोड़ा सा हीट करूंगा मैं, इसको थोड़ा सा हीट करूंगा, ताकि ताकि क्या हो जाए, ताकि क्या हो जाए, सॉल्ट अच्छे से तरह उसमें डिसॉल्व हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ सॉल्ट का, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी हो। सॉल्ट एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ओके। तो अभी थोड़ा सा हीट करूंगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है वो तो डिसॉल्व नहीं होंगी। तो अभी मैं इसको बाजू में निकालूंगा और एक फनेल लूंगा, ठीक है। फनेल तो आप लोगों को पता है, दिस इज अ शेप ऑफ फनेल, ओके। तो इसको अंदर से क्या करूंगा, फिल्टर पेपर लगाऊंगा, ओके, इसको अंदर से फिल्टर पेपर लगाऊंगा ऐसे। तो ये सॉल्यूशन ना मैं इसमें पास करूंगा, ये सॉल्यूशन जो होगा मैं इसमें पास करूंगा, ठीक है। तो मुझे नीचे क्या मिल जाएगा, जिसमें नीचे मुझे ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें मेरा प्योर कंपाउंड है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। ऐसा मैं क्या करूंगा उसमें, ऐसा क्या करूंगा, देखो ऐसे फिल्टर पेपर लगाया, नीचे क्या आएगा, पूरा प्योर कंपाउंड आएगा, ऊपर कचरा रह जाएगा, बराबर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। हाँ, ऊपर पूरा फिल्टर पेपर की, फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, छोटे 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 होल्स होते हैं, तो उससे तो मेरा कचरा पास नहीं हो सकता, बराबर। जो ऊपर कचरा है, जो पानी में कचरा है, वो ऊपर ही रह जाएगा और पानी प्योर नीचे मिल जाएगा, तो ये मेरा प्योर कंपाउंड मिल जाएगा। अभी इस प्योर कंपाउंड को क्या करेंगे, हम एक डिश में लेंगे, ओके, डिश में लेंगे और इसको क्या करेंगे, इवेपोरेशन के लिए रख देंगे, ओके, या फिर इसको हम हीट भी कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हीट करेंगे, यस। अभी इसको हीट करेंगे तो ये जो है इसमें से पानी तो निकल जाएगा, बराबर, पानी इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, पानी इवेपोरेट होके निकल जाएगा, बचेगा क्या, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिस्टल्स मिलेंगे मुझे, ओके। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस जो है, वो पूरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, यस और नो, सबको समझ में आ रहा है। हाँ, तो देखो मैं एक बार, हाँ एक बार फिर से बताते देता हूँ आप लोगों को। जो आपका इम्प्योर कंपाउंड होगा वो क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वो सॉल्वेंट हम ऐसा चूज करेंगे कि जिसमें सिर्फ कंपाउंडेड सोल्यूबल होना चाहिए, इम्प्योरिटी सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें से हमने इसको थोड़ा सा हीट सप्लाई किया ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, तो ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। तो सॉल्यूशन में क्या करूंगा, एक फनेल से पास कर दूंगा, तो नीचे जो कचरा है ना, जो इम्प्योरिटी है, वो फिल्टर पेपर में अटक जाएगी और नीचे मिल जाएगा मुझे प्योर कंपाउंड। अभी ये प्योर कंपाउंड सॉल्यूशन के फॉर्म में है, मैं एक डिश में लूंगा या फिर पोर्सिन में, डिश में लूंगा और इसको क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। अगर मैं उसको हीट कर देता हूँ तो उसमें से पानी तो निकल जाएगा और बचेगा नीचे क्रिस्टल, जो कि हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके। सो राइट डाउन दिस, अच्छे से डायग्राम निकालो फट से, फटाफट।
फटाफट डायग्राम निकाल। हम नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ना उसको हम बोलेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन में, ये सारा देख रहे हैं हम लोग, डिस्टिलेशन प्रोसेस। राइट डाउन द हेडिंग डिस्टिलेशन, राइट डाउन द हेडिंग डिस्टिलेशन, सेंटर पे लिखो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में दो पार्ट, दो टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी ये दोनों मेथड हम कब यूज करते हैं? ओके, अगर मेरे पास दो कंपाउंड ऐसे है, मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस है तो मैं ये सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकता हूं, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो राइट डाउन, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू टू व्हेन two liquids are mixed together, mixed together, mixed together, having more difference in, more difference in their, in their boiling point, in their boiling point। दो मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड स्पेशली लिक्विड के लिए होगा ये। ओके, सो दो लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड होंगे जो कि एक दूसरे में क्या है, मिक्स है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उनको सेपरेट करना है। दो ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, एक दूसरे में मिक्स है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इमेजिन कर सकते कि पानी में ऑयल चला गया है या फिर पानी में पेट्रोल चला गया है। अब इमेजिन कर लो कि पानी में पेट्रोल मिक्स हो चुका है, तो मुझे क्या करना है, वो सेपरेट करना है। ठीक है, तो दो लिक्विड ऐसे होंगे कि जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं लेकिन उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। और फ्रैक्शनल कब लेंगे? व्हेन when two or more two or more two or more liquids two or more liquids are mixed together, are mixed together, mixed together, having having less difference, less difference in their, less difference in their boiling points, in their boiling points, उनके boiling point में क्या होगा, कम डिफरेंस होगा। इसीलिए हम, ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है, ये थोड़ा सा पुराना मेथड है। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम हम यूज करेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। ओके, सो दो से अगर ज्यादा लिक्विड होंगे और उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, मतलब आप कंसीडर कर लो कि एक का कुछ तो 54 डिग्री सेल्सियस कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट है और दूसरे का 60 या 58 है। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसको हम इस मेथड से डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। तो अभी ये क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ठीक है, तो कैसे होता है ये अपरेटस डिस्टिलेशन वाला। ठीक है, तो डिस्टिलेशन देखो, ये सिंपल एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये कुछ ऐसे टाइप का, इसको हम बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें हमारा पूरा सॉल्यूशन, ये जो मिक्सचर होता है ना, दो लिक्विड का मिक्सचर इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो दो लिक्विड का मिक्सचर इसमें लिया जाता है। ये एक इसको हीटिंग का अरेंजमेंट होता है। दिस इज द स्टैंड, ये कुछ स्टैंड है। ओके, और ये हमारा बर्नर है जिससे हम उसको हीट करेंगे। अच्छे से समझ लो फिर बाद में लिखो। ये हमारा बर्नर है जिससे हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे एक कंडेंसर, कंडेंसर एक डिवाइस होता है, इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो कुछ ये कंडेंसर कुछ ऐसे टाइप का होता है, जहाँ पे
कुछ ऐसे टाइप का होता है ये कंडेंसर, ठीक है। और यहाँ पे उसका आउटलेट, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगाया जाता है। थर्मामीटर आप लेक्चर होने के बाद उसका डायग्राम या एनिमेशन देख लो तो आपको पूरे अच्छे से तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, हाँ अभी प्रोसेस देखो कि क्या होगा, ठीक है। तो अभी कंसीडर कर लो कि यहाँ पे वाटर के साथ अल्कोहल मिक्स है, तो दोनों भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसे कंसीडर कर लो, ठीक है। या फिर वाटर के साथ एसीटोन मिक्स, सॉरी इथिल अल्कोहल के साथ एसीटोन मिक्स है, आप कंसीडर कर लो इथिल अल्कोहल के साथ एसीटोन मिक्स है। तो एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 56 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसीटोन है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड है, एसीटोन प्लस अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, इथिल इथिल अल्कोहल, एसीटोन प्लस इथिल अल्कोहल, ये मेरा सॉल्यूशन है एसीटोन प्लस इथिल अल्कोहल। मुझे क्या करना है, इथिल अल्कोहल अलग करना है, एसीटोन अलग करना है। मुझे क्या करना है, इथिल अल्कोहल अलग करना है, एसीटोन अलग करना है, ठीक है। तो जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ तो अराउंड 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थर्मामीटर लगा हुआ होता है, मैं थर्मामीटर पे क्या करूंगा, यहाँ पे हीट सप्लाई करूंगा, थर्मामीटर पे देखूंगा कि 56 टेम्परेचर 56 डिग्री टेम्परेचर आ गया है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करूंगा 56 डिग्री टेम्परेचर आ गया है, तो अभी क्या होगा 56 डिग्री सेल्सियस पे कौन आएगा, एसीटोन के वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो एसीटोन के वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे तो ये धीरे 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 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो कंडेंसर होता है ना, ये आप देख रहे हो ये जो स्पेस है उसमें ना वाटर इनलेट और आउटलेट होता है, मतलब बाहर से उसको ठंडा कर दिया जाता है वाटर के फ्लो से। तो ये पूरा ग्लास का apparatus होता है जहां से क्या किया जाता है, ये पाइप छोड़ के पूरे ग्लास apparatus से यहाँ पे वाटर अंदर जाएगा, ओके, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। तो पूरा वाटर ऐसे घूमता रहता है, पूरा वाटर ऐसे घूमता है। क्यों वाटर घूमता रहता है, क्योंकि जो हमें जो उसके स्टीम मिली है ना, एसीटोन की जो स्टीम मिले है उसको हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ताकि वो किस फॉर्म में आ जाए, लिक्विड के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो अभी ये इसके वेपर्स आ जाएंगे धीरे धीरे ऊपर, यहाँ पे ट्रेवल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम ठंडा कर रहे हैं उसको, तो ये यहाँ पे इस पाइप में क्या हो जाएंगे, वेपर्स का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे 56 डिग्री सेल्सियस पे मैं क्या कलेक्ट करूंगा, क्या कलेक्ट करूंगा, एसीटोन कलेक्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, पहले एसीटोन मिल गया, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, बराबर। तो 56 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल नहीं आएगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इथिल अल्कोहल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एसीटोन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो एसीटोन धीरे 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 यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, ये बीकर में एसीटोन मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ पे बचेगा इथिल अल्कोहल, लेकिन उसमें कुछ भी इंप्योरिटी होगी तो मैं क्या करूंगा, उसको और हीट करूंगा, इथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पे, उस टेम्परेचर पे पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, इथिल अल्कोहल भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माय डिस्टिलेशन प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। इससे आपको प्योर कंपाउंड मिल जाता है, ओके। अगर दो सॉल्यूशन मिक्स है, ठीक है, सपोज आप कंसीडर कर लो, आप इमेजिन कर लो कि आपके पास पानी है, पानी में पेट्रोल गिरा है और दोनों को आप लोगों को सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पानी लोगे, पेट्रोल लगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन इसके अंदर लोगे, तो पहले उसको बॉईल करोगे तो कौन बाहर निकलेगा, पेट्रोल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो पेट्रोल जो होगा वो बाहर निकलेगा, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, वाटर बचेगा, तो वाटर को अलग कर लो, पानी पेट्रोल तो अलग हो ही गया है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये दो लिक्विड्स के लिए। अगर हमारे पास दो से ज्यादा लिक्विड है तो सिर्फ यहाँ पे एडवांस टेक्निक है, यहाँ पे ऐसे कॉलम लगाया जाता है, ओके, यहाँ पे ऐसे ये कॉलम ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। ये देखो ऐसे कॉलम्स लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे ऐसे कॉलम्स लगाए जाते हैं और उस कॉलम को ये कंडेंसर लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो वेपर्स आएंगे ना,
जो वेपर्स आएंगे ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मतलब अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ तो 56 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 60 डिग्री सेल्सियस है, तो वो मिक्स होने के चांसेस बहुत है। तो ये अगर आप यूज करोगे तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होने देगा। ओके, ये जो कॉलम है ये एक दूसरे के साथ उसको मिक्स नहीं होने देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, यस और नो? उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक है, मॉडिफिकेशन क्या है, डिस्टिलेशन में ही हम देखेंगे। उसको हम बोलेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, देखो वैक्यूम डिस्टिलेशन में यहाँ पे थर्मामीटर है। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है, अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सपोज मेरे पास ऑयल है और उसको अगर मुझे सेपरेट करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है, तो ये जो ग्लास का अपैरेटस, जो अपैरेटस होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो ब्रेक हो सकता है, या फिर बहुत गर्म उसको हम नहीं कर सकते, कुछ तो लिमिटेशन आता है। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो सेपरेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उन्होंने एक टेक्निक यूज किया, वैक्यूम डिस्टिलेशन। मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया, वैक्यूम पंप लगाया, यहाँ पे यूज किया वैक्यूम पंप। तो उन्होंने क्या किया, वैक्यूम पंप लगा के यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस किया। देखो कितना अच्छा टेक्निक है, यहाँ पे ना जो प्रेशर रिड्यूस किया। और ये बात आपको पता होगी या नहीं, लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का जब प्रेशर कम होता है ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब उसका उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी नॉर्मल हमारे पास वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ का प्रेशर कम कर दूं ना, प्रेशर कम कर दूं, तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हमारा वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल हो जाएगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वैक्यूम पंप लगा के उसका प्रेशर कम किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो हमें उसको ज्यादा हीट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो नॉर्मल कितने डिग्री से, 100 या फिर 80 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे दो फायदे हैं कि एक तो हमारी हीट बच जाएगी, और दूसरा जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये मेथड आप कब यूज करोगे, ये मेथड यूज करोगे कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसी उसके लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, ओके, तो ये हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन हो गया। इसमें एक टाइप है, उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टीम डिस्टिलेशन। ये भी अलग टाइप है, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। अभी आप देख लो कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, कि जो हीटिंग है ना, वो हीटिंग स्किप किया जाता है। हीटिंग स्किप किया जाता है, मतलब डायरेक्ट हीट सप्लाई नहीं करते। यहाँ पे एक और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा, डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर रखा जाता है। ये मेरे पास वाटर है। ओके, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। ओके, तो वाटर को हीट किया जाता है, और वाटर की जो सारी स्टीम है, यहाँ पे इसको क्लोज किया जाता है, ऐसे क्लोज होता है, और वाटर की जो सारी स्टीम है वो यहाँ पे पास की जाती है, यहाँ पे पास की जाती है। तो ये जो गर्म होता है ना अंदर का सॉल्यूशन, ये डायरेक्ट हीट से गर्म नहीं होता, वो होता है स्टीम की वजह से गर्म होता है।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, हम इसको हीट करेंगे बाय यूजिंग वाटर स्टीम। ऐसा क्यों आप बोलोगे, ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ कंपाउंड इतने डेलिकेटेड होते हैं कि नॉर्मल जरा सा भी हीट लगे ना उसको, डायरेक्ट हीट, तो वो बॉईल हो जाते हैं या फिर वो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि उसको स्टीम थोड़ा सा भी लगे ना, तो वो नॉर्मली क्या हो जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। तो ऐसे दो टेक्निक है, मतलब डिस्टिलेशन में हमने टोटल 4 टेक्निक्स देखे। कौन से? एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तीसरा हमारे पास है ये वैक्यूम डिस्टिलेशन, और जो फोर्थ है ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसका सिर्फ आप मतलब आप इमेजिन करो, उसमें राइटिंग अगर हम देंगे तो हमारा लेक्चर इसमें ही खत्म हो जाएगा। तो राइटिंग नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ये आपको थ्योरी में भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि अगर आपके पास दो ऐसे लिक्विड है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? ओके, या फिर हीटिंग हीटिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे? बॉइलिंग पॉइंट को आपको कम करना है, तो आपको कौन सी टेक्निक यूज करना है? इसीलिए ये मैं सारा बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये सारा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, अब से रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, अच्छे से समझ रहा है ना? सब लोगों का आवाज आना चाहिए, अच्छे से समझ रहा है? ओके, ओके, ठीक है, चलो। मैं इसका लिंक भेजूंगा आपको, यूट्यूब का एक लिंक होता है, ठीक है, तो उससे आप अच्छे से तरह समझ सकते हो। कोई डिफिकल्ट ऐसा टास्क नहीं है उसमें कुछ भी। ओके, सिर्फ एनिमेशन देख लोगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन में जो लास्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एडवांस टेक्निक है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको दिमाग लगाना पड़ेगा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक समझने में। सिर्फ इमेजिन आप अच्छे से कर लो ताकि पूरा समझ में आए। ठीक है, सो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, हेडिंग दो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, दिस इज वेरी एडवांस टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड गेट्स एडसॉर्ब्ड, यहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है वो है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स गेट्स गेट्स एडसॉर्ब्ड। एडसॉर्प्शन पता है ना आप लोगों को? एडसॉर्प्शन बोल रहा हूं मैं, एडसॉर्प्शन पता है ना? एडसॉर्प्शन, यस और नो, पता है कि नहीं? यहाँ पे बी नहीं है। हाँ, पता है या नहीं है? एडसॉर्प्शन, ओके। तो इसीलिए मैं पूछा आप लोगों को कि एब्सॉर्प्शन मतलब, अगर मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, देखो एब्सॉर्प्शन मतलब क्या? अगर आप पानी में स्पंज डालोगे तो क्या होता है? वो एब्सॉर्प्शन होता है, बराबर? यस और नो? ओके, लेकिन अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ये जो मेरा मार्कर है, इसकी इंक, ये बोर्ड पे एडसॉर्ब हो रही है। एक लेयर पे दूसरा लेयर क्या हो जाता है, मतलब आप दीवार पे अगर कलरेशन कर रहे हो तो वो एडसॉर्प्शन प्रोसेस है। समझ में आया अभी एडसॉर्प्शन क्या होता है? ओके, हाँ, ओके, हाँ, लिखो, डिफरेंट कंपाउंड गेट्स एडसॉर्ब्ड एंड मूव विथ डिफरेंट स्पीड, get absorbed or move with move with move with different speed, different speed। हर एक कंपाउंड का जो एडसॉर्प्शन एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। हर एक कंपाउंड की एडसॉर्प्शन की एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। यहाँ पे हम दो फेज यूज करेंगे। एक फेज होता है स्टेशनरी फेज, लिखो, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और दूसरी फेज होगी मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज,
स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज। यहाँ पे दो फेजेस यूज होते हैं, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कॉलम होता है, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी कॉलम, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी कॉलम। इससे यहाँ पे आउटलेट होता है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो ताकि आपको पूरा समझ में आए। ओके, इसमें ना पूरा मटेरियल फिलअप किया जाता है, पूरा मटेरियल फिलअप किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब फिक्स, एक जगह पे रहता है। तो ये जो अंदर का मटेरियल होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, एक पाउडर पेस्ट लाइक भरा जाता है उसमें। ठीक है, तो ये अंदर का ये जो है वो हमारा स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। स्टेशनरी फेज। और दूसरी फेज होगी मोबाइल फेज। दूसरी फेज होगी मेरे पास मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में मैं क्या करूंगा, मेरे पास चार कंपाउंड है, मेरे पास चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मुझे सेपरेट करना है। मेरे पास ए बी सी डी ऐसे चार कंपाउंड है। तो जो मेरा मोबाइल फेज होगा उसमें ए बी सी डी ये चार ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका मिक्सचर है मेरे पास, इसका मिक्सचर है। तो ये मेरा मोबाइल फेज होगा। ये देखो अभी क्या करूंगा मैं, इसमें ये ऐड कर दूंगा यहाँ पे। ये स्टेशनरी फेज होगा, इसमें एक जेल लाइक पेस्ट भरा जाता है, जेल जैसा, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है ना, उससे थोड़ा सा सॉलिडिफाइड होता है ये, इसमें भरा जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो मुझे चार ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट करने हैं उसका सॉल्यूशन मैं इसमें पास करूंगा। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चारों का एडसॉर्प्शन एबिलिटी अलग अलग होगा। हर एक का देखो, जैसे कि हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, वैसे ही ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो कंपाउंड ऐसे नहीं होते कि जिनकी जिनकी एडसॉर्प्शन एबिलिटी सेम होती है। ठीक है, तो अगर मैं ये सॉल्यूशन इसमें पास कर दूं तो मुझे यहाँ पे ए मिल जाएगा। देखो ये रीजन में मुझे क्या मिल जाएगा, ए यहां पे रहेगा, दूसरा बी यहां पे रहेगा, बी यहां पे रहेगा, सी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा क्योंकि सी का जो एडसॉर्प्शन एबिलिटी है वो कम है तो वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो सी यहां पे मिलेगा और डी का तो उससे कम है एडसॉर्प्शन एबिलिटी, तो ये डी मुझे बहुत नीचे मिल जाएगा। तो ऐसे मेरे चार जो सॉल्यूशन है, चार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, तो चारों अलग अलग हो गए। समझ में आ रहा है, यस और नो? ओके, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, एक नॉब होगा, नीचे एक नॉब होगा। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा मैं, अभी क्या करूंगा, ये सॉल्यूशन धीरे 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 बाहर निकालूंगा। पहले कौन मिलेगा, ये यहां तक आएगा, पहले कौन मिलेगा, मेरा डी सेपरेट हो गया। तो इसमें इस कंटेनर में मैं क्या निकालूंगा, डी निकालूंगा। देखो नॉब सिर्फ ओपन करना होता है, धीरे धीरे डी नीचे आएगा और डी को मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। फिर बाद में नीचे आएगा सी, ओके, फिर ऐसे ए बी नीचे आएगा, ओके, और ए नीचे आएगा। तो चारों कंपोनेंट्स, चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। ओके, चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। सो दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ, right. हाँ हाँ, राइट डाउन दिस, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो, मैं एक और बार समझा देता हूँ आप लोगों को। एडवांस टेक्निक है, अभी अभी जस्ट 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवरी हुआ है। ठीक है,
तो एक बार और बता देता हूँ, दो फेज होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल। दिस इज अवर स्टेशनरी फेज। ओके, इसमें पाउडर फिलअप किया जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं जिनको हमें सेपरेट करना होता है, जो मिक्सचर होता है वो हमारा मोबाइल फेज होता है, उसको हमें ऐड करना है ऊपर से, एक कॉलम होता है। ओके, एक कॉलम होता है, इसे हमें ऐड करना है। तो हर एक का एडसॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो ए का एडसॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ऊपर रह गया, बी का उससे कम है, सी का उससे कम है, डी का उससे कम है, तो धीरे 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 वो नीचे चले गए। ठीक है, तो हमें दिखता है ऐसे कॉलम्स दिखते हैं, ऐसे रीजन्स दिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉब ओपन करेंगे, तो उनको क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो हम आगे देखेंगे द इंपिरिकल फॉर्मूला। अभी हमने सेपरेशन टेक्निक्स, सारे हमारे सेपरेशन टेक्निक्स हो गए। ठीक है, तो हमने पहले देखा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, दूसरे हमने देखा, दूसरा कौन सा टेक्निक देखा हमने, डिस्टिलेशन टेक्निक। डिस्टिलेशन में हमने टोटल 4 टेक्निक्स देखे। एक होता है नॉर्मल, जो सिंपल, हमारा सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन, और उसके बाद हमने देखा वैक्यूम डिस्टिलेशन, उसको रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन भी कहा जाता है। और हमने देखा क्रोमैटोग्राफी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट कर सकते हैं। हमारा ये चार, जो हमने ये तीनों टाइप के मेथड देखे, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, यहाँ पे सिर्फ हमारा एक ही एम है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, तो हमने ये अभी पूरा जो ये पूरा देखा, ये हमने प्यूरिफिकेशन बारे में जाना। ठीक है, तो अभी हम जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट पे जा रहे हैं। ओके, सो हमें लिखना है, हेडिंग दो, इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला। empirical formula, it is the simplest whole number ratio. Okay, write down, it is the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, ओके, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यस, क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, एग्जैक्टली, ओके, सो C6H12O6। अगर मुझे ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला में लिखना है, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, देखो सिंपलेस्ट रेशियो में होल इक्वेशन को अगर 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाता है, CH2O, CH2O। तो मुझे ये सिंपलेस्ट रेशियो, होल नंबर रेशियो मिल गया, CH2O। तो इसको मैं बोलूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको मैं बोलूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो रेशियो क्या है, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। बेंजीन है मेरे पास, सपोज मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत अच्छे, C6H6। तो अभी मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, CH, सिंपलेस्ट रेशियो में हमें इसको लाना है, तो प्रोपोर्शन कितना, कैसे होगा, 1:1, प्रोपोर्शन होगा 1:1। ओके, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास, C8H18 है, ठीक है। तो उसको सिंपल फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो C4H9 हो जाएगा। उससे सिंपल तो हम उसको नहीं बना सकते, ठीक है, उससे सिंपल तो बना नहीं सकते, होल नंबर रेशियो चाहिए, होल नंबर रेशियो। अभी मैं इससे सिंपल बनाने जाऊंगा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही है।
तो इंपेरिकल फॉर्मूला इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो CH2O, ओके, तो 1:2:1, C6H6 सिंपलेस्ट रेशियो है 1:1, C8H18 सिंपलेस्ट फॉर्म में है C4H9। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं यहाँ पे अभी हो गया आपका लिख के। ओके, तो एक प्रॉब्लम देखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज कैसे होता है और हमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है कॉम्पिटिटिव में, जेईई नीट में हमें क्वेश्चन कैसे आ जाता है। तो आपको प्रॉब्लम एक मैं सॉल्व कर दूंगा और एक आप लोगों को सॉल्व करना है। सो प्रॉब्लम लिखो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम हमारा होगा मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स organic compound an organic compound contains एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो है 74%, 74.0% है। कार्बन है मेरे पास 74.0%, हाइड्रोजन है 8.65%, हाइड्रोजन है 8.65%, 8.65, नाइट्रोजन है 17.3%, नाइट्रोजन है 17.3%। तो आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें कार्बन 74 परसेंटेज में दिया है, ये ग्राम में नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। वो कार्बन 74% है, हाइड्रोजन 8.65% है, नाइट्रोजन 17.3% है। तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही इजी है। तो पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट में कॉलम होंगे एलिमेंट, चार्ट बनाओ आप लोग। पहला कॉलम हमारे पास एलिमेंट, दूसरा कॉलम है परसेंटेज, कितना परसेंटेज है, ओके, तो आप लिखो डायरेक्टली परसेंटेज, परसेंटेज। तीसरा कॉलम हमारे पास होगा एटॉमिक मास, परसेंटेज एटॉमिक मास, तो परसेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, परसेंट एटॉमिक मास। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होगा लीस्ट रेशियो, तीसरा फॉर्मूला होगा लीस्ट रेशियो, लीस्ट रेशियो। ये हमारे हमें ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, ऐसे 4 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एलिमेंट है कौन सा, कार्बन है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 74% है, ठीक है। दूसरा हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है 8.65, ओके। तीसरा हमारा एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका परसेंटेज कितना है 17.3%, 17.3%, ओके। अभी यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज ये है कि परसेंटेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है, जो भी परसेंटेज है उसको आप क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। समझ में आया, जो भी परसेंटेज है ना उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, ओके। मतलब अगर मेरे यहाँ मेरे पास 74 है, तो इसको मैं कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, यस, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। यहाँ पे सेम करूंगा 8.65, एक्चुअली 8 है या 18 है, यस, 8.65 उसको हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, दैट इज 1 है। और 17.3 उसको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का होता है 40, तो उससे डिवाइड करूंगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 6.16, 6.16 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे 8.65, 8.65 इसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 7, बराबर, अप्रोक्सीमेटली 7 ले सकते हैं। और इससे यहाँ पे हमें मिल जाएगा
1.2 के कुछ अराउंड 1.2 के कुछ अराउंड मिल जाएगा, जिसको हम ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हैं। देखो पॉइंट में अगर 8.5 से ज्यादा होगा तो उसको हम उसके आगे वाला नंबर होल नंबर कंसीडर करेंगे। अगर 0.5 से कम है तो उसको पिछले वाला नंबर कंसीडर करेंगे। तो यहां पे मैंने 7 क्यों कंसीडर किया किया क्योंकि 8.6 नियर है 7 के। ओके, तो मुझे ये मिल गया है। ठीक है, अभी क्या करूंगा, इसमें से ये वाला रेशियो मिल गया है मुझे, ये मेरा परसेंटेज एटॉमिक मास मिल गया। हाँ, देखो हमें अप्रोक्सीमेशन में होल नंबर चाहिए। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 9 9 बराबर, 9 होगा, 9 बराबर, 9 होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में हमने 9 किया, सो 6 9 एंड 1 बराबर, 6 9 एंड 1। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे बताओ, उसका लीस्ट रेशियो हमें यहां पे मिल गया 6 9 एंड 1। ठीक है, तो कार्बन, ये जो हमारा कंपाउंड होगा, ये जो हमारा कंपाउंड होगा, जस्ट 1 मिनट। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे एक स्टेप आपको ध्यान में रखनी है। ये तो आपको रेशियो मिल गया, ये तो आपको रेशियो मिल गया, लीस्ट रेशियो मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा है उसको सारे, उससे सारे नंबर को डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे ये जो रेशियो है वो छोटा है, मतलब 1 है, तो सबको हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे मिल जाएगा 1 डिवाइड बाय 1। ठीक है, तो एक और कॉलम बना देते हैं हम यहाँ पे, लीस्ट रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम बना देते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला, इंपिरिकल फॉर्मूला। 1 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ पे मिल गया 6, यहाँ पे मिल गया 9, यहाँ पे मिल गया 1। मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमारा इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपिरिकल इंपिरिकल फॉर्मूला होगा C6 C6 H9 एंड N1 ही है, C6H9 1। ऐसे निकालेंगे हम इंपिरिकल फॉर्मूला। पहली स्टेप देखो, फिर से बताता हूं मैं। पहले हमें एलिमेंट्स लिखना है, फिर उसका परसेंटेज लिखना है, फिर परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, हर एक केस में ऐसा करना है। जो हमें रेशियो मिल जाएगा उसको हमें एक होल नंबर्स में लाना है। जो रेशियो है ना उसको होल नंबर्स में लाना है, या फिर कुछ केसेस में हम नहीं भी लाएंगे तो भी चल सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम केसेस में लाएंगे। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है ना उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमें 6/1 9/1 और 1/1, तो हमें मिल जाएगा फॉर्मूला 6C6H9 एंड N। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, ये हो गया आपका लिख के। ओके, एक और एग्जांपल लेंगे हम, तो उसमें और क्लियरिटी आएगी आप लोगों को। अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझा
तो एक और सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाता है। सो लिखो एग्जांपल नंबर 2, एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 2। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 40% है। राइट डाउन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स C is equal to 40%, C is equal to 40%। हाइड्रोजन जो है वो 6.7% है। सो हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.7%। उसके बाद ऑक्सीजन होगा वो 53.3% है। सो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 53.3%। सो कैलकुलेट इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला। उसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, ओके। तो कॉलम्स बनाएंगे। पहला होगा एलिमेंट, दूसरा होगा परसेंटेज, तीसरा होगा एटॉमिक परसेंटेज, एटॉमिक रेशियो, तो परसेंटेज एटॉमिक रेशियो। और थर्ड कॉलम इज लीस्ट रेशियो, फोर्थ कॉलम सॉरी लीस्ट रेशियो। ये थोड़ा सा आपको समझने में इजी जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे। ओके, एलिमेंट है मेरे पास कार्बन, परसेंटेज है उसका 40। हाइड्रोजन है मेरे पास 6.7%, और ऑक्सीजन है मेरे पास 53.3%। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करेंगे, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 12, देन 6.7 डिवाइडेड बाय 1, देन 53.3 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, बराबर। सो उसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 12 मुझे मिल जाता है 3.33। यहाँ पे 6.7 ही मिलेगा मुझे, 6.7 मिलेगा यहाँ पे भी। सो अप्रोक्सी 3.33 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 3.33 है। तो मैं 3.33 से ना सारे जो नंबर्स है, सारे जो रेशो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। सो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 मुझे मिल जाएगा 1। यहाँ पे 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 तो मुझे मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 2, और यहाँ पे 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 मुझे मिल जाएगा 1। ठीक है, ये बहुत एग्जांपल इजी है, आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो कार्बन कितना मिल गया, 1 मिल गया। हाइड्रोजन कितना मिल गया, 2 मिल गया। और ऑक्सीजन कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो मेरा जो इंपिरिकल फॉर्मूला होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला होगा इंपिरिकल फॉर्मूला होगा क्या होगा, C1, लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, C1H2NO1 दैट इज CH2O, CH2O। ये समझ में आया आपको एग्जांपल? अच्छे से समझ में आया ये एग्जांपल? हाँ, अभी तो आप क्या कर सकते हो, इससे आप इंपिरिकल फॉर्मूला बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छे से लिख लो। सब समझ में आया? आज का पूरा लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो हमने क्या क्या देखा, देखो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट चालू की है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। वो लोग बोलते हैं, मतलब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं मतलब बहुत डिफिकल्ट है सर, कैसे होगा क्या होगा।
तो आपको 11 से अच्छे से हर एक बात डिटेल में पढ़ाई करनी है। ओके, अगर वो अच्छे से कर लोगे, 11 का अगर आपको अच्छे से होगा तो आपको 12th में बहुत ही इजी जाएगा, आप खुद आंसर बता सकते हो। ओके, तो ये सारे टेक्निक्स हमें यूज करना होता है। अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जस्ट हमने प्यूरिफिकेशन देखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला देखा है। कल से हम मेन पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चालू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस कैसे होता है, उसका टेस्ट कैसे होता है, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हमें इंडिकेशन देते हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके।